Class, today we will read the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. And this is the chapter of the Hornbill of 11th class, right? So guys, let's get started. देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ चैप्टर के बारे में कि ये जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पे बेस है, हमारे इकोसिस्टम पे बेस है। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं और कैसे हमारा प्लैनेट है वो जो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है लगातार। जैसे है आप देख रहे होंगे कि अपने आसपास की जंगलों की कैसे सफाई होती जा रही है, ठीक है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है और जैसे जनसंख्या भी बढ़ने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती है। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. अब देखो, इसका जो रिलेशन है ना इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो एक ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, 1972 में, करीब 30 साल पहले शुरू हुआ था। और कोई भी इससे ज़्यादा विश्वव्यापी जो आंदोलन है उसके बारे में नहीं सोच सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। पहले ह्यूमन काइंड ने पहले इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा। और जिसके लिए जो पार्टी है, जो ग्रीन पार्टी है, उसकी स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। और उसके बाद है ना, इस आंदोलन ने कभी भी ना मुड़ के नहीं देखा। देखो, इस आंदोलन का ना मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में, विश्व में अवेयरनेस फैलाना एनवायरनमेंट को लेकर, हमारे पर्यावरण को लेकर। क्योंकि देखो, जिस एनवायरनमेंट को बनने में इतने करोड़ों साल लगे, उसको हमें ना मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। We have shifted one hops irrevocably and from the mechanistic view to holistic and ecologic view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 6th century that the earth and the other planets revolved around the sun. For the first time in human history, there is growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. So it has its own metabolic needs and vital processes and which needs to be respected and preserved. देखो, पहली बार ये जागरूकता फैली इस आंदोलन के थ्रू कि जो पृथ्वी है एक सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ये एक जीता जागते एक जीव की तरह है, एक व्यक्ति की तरह है जो बीमार भी पड़ता है, ठीक है, और जिसको क्योर की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है, समझे। और तब से ना ये जो चेतना है, जो व्यक्ति की जो चेतना है, वो बदल दी गई है पृथ्वी को लेकर। उनकी जो परिभाषा है, जो वो सोचते थे कि भाई ये तो बस ऐसे ही है, पृथ्वी कोई मेटलिस्टिक चीज़ है, कोई जीती जाती चीज़ नहीं है। तो अब वो जो थॉट था, जो वो परसेप्शंस थी, वो अब चेंज हो गई है। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations. Obligations क्या होता है? एहसान। To be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. लेगेसी क्या होता है? लेगेसी होता है विरासत, ठीक है। जैसे विरासत क्या होता है अभी आपको ये भी नहीं पता होगा। तो विरासत होता है जो कोई चीज़ हमें दूसरे व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके फादर आपको कुछ ज़मीन देते हैं, ठीक है। तो जो वो ज़मीन है वो आपकी विरासत हो जाती है क्योंकि आपको आपके फादर ने आपको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अब देखो, जो अर्थ है ना, अब एक कैसी हालत हो गई है हमारी अर्थ को। अब देखो कैसे ऐसी हालत हो गई है जैसे कोई किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, ठीक है। और लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब लोग है ना थोड़ा जागने लगे हैं, लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचने लगे हैं। आपने देखा होगा कि लोग पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है।
The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the ideas as development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs, without stripping the natural words of resources future generation would need. देखो 1887 में वर्ल्ड कमीशन जो कि इन्वायरमेंट के बारे में था, उसने ये रिपोर्ट निकाली थी कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचाए और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। ठीक है। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself thanks to efforts of a number of agencies in different countries. A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on पार्टनरशिप। अब देखो ज़ाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है। वहाँ पर है ना एक पिंजरे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये दुनिया का सबसे जो ख़तरनाक जानवर है, लेकिन वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आईना है। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जो जानवर है वो इंसान है। वो कैसे मतलब अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरे को तो कर ही रहा है, अपने आप को भी तबाह करता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 बिलियन लिविंग स्पीशीज विदाउट विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अब देखो जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि करीब 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज है। मिलियन कितना होता है? 10 लाख। आप ये कह सकते हैं कि 14 लाख स्पीसीज है हमारी पृथ्वी पे। और बायोलॉजिस्ट है जो, और वो कहते हैं कि अभी तो और भी ज़्यादा है, और भी मतलब इनसे भी ज़्यादा और भी मिलियंस लिविंग स्पीसीज है, मतलब जीव जंतु है जिनके अब तक नाम भी नहीं लिखे गए हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ट इंटर आलिया with the question of ecology and environment was the Brandent members. Mr. L.K. Jha, the first Brandent report raised the questions: Are we here to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? अब देखो बैंडेड ने एक बहुत बड़ा व्यक्ति था बैंडेड, ठीक है, उसने ना ब्रैंडेंट उसने एक रिपोर्ट पेश की। उसमें उसने ये बताया कि क्या हम अपने जो उत्तराधिकारी यानी जो हमारी जो कमिंग जनरेशन है, क्या हम उसके लिए एक जला हुआ एक बीमार सा प्लेनेट छोड़ेंगे? ये तो बहुत बुरा होगा ना, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो एक और वैज्ञानिक ने ये बात कही थी कि भाई जो हमारे जो पृथ्वी है वो हमने ना हमारे माता पिता से विरासत में नहीं मिली है, ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है। ठीक है। And Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospectus, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands. They form the foundation of global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the new materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics in large areas of the world. Human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired
when that this happens, fisheries collapse, forests and croplands deteriorate होता है, तबाह हो जाना, खराब हो जाना, in a protein conscious and protein hungry world. So overfishing is common every day. So in poor countries, local forests are being decimated in order to procure expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of destructions. अब देखो हम है ना लगातार अपन सबसे पहले मैं को बता दूं कि 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 सिद्धांत होते हैं जिन पर हमारा पूरा का पूरा जो फूड का जो हमारा एरिया है वो टिका हुआ है. जैसे कि फिशरीज, जैसे फिशरीज़ होती है जहाँ पर हम मछली पालते हैं, फिशरीज़ हो गई जैसे तालाब वगैरह, फॉरेस्ट यानी मान लीजिए जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, क्रॉपलैंड्स जहाँ पर फसलें उगती हैं. ठीक है, ये इन चारों के चारों ऊपर है ना पूरा का पूरा जो ह्यूमन यानी सारे जीव जंतु इन चारों पर निर्भर है. ठीक है, और लगातार हम इनको है ना मतलब ख़राब करते जा रहे हैं. अब देखो गरीब लोग क्या करते हैं कि वो लकड़ी जलाते हैं, मतलब ना खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, और जो खाना पक रहा होता है उसमें तो कम पैसे लगते हैं लेकिन लकड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है. ठीक है, और वो महंगी तो पड़ती है, साथ साथ उससे एनवायरनमेंट का भी जो है वो नुकसान होता जा रहा है. और ये जो हमारे ग्रासलैंड्स है और फिशरीज़ है, इन सब ये सारे के सारे मतलब बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से. इतना पहले कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. The growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. देखो ऐसा कहा जाता है कि जो मेन काइंड है वो पहले क्या करती है, पहले जंगलों को साफ़ कर देती है, फिर वो जंगल क्या बन जाते हैं, वो मुरस्सल बन जाते हैं, यानी वो किसी काम के नहीं रहते हैं. ठीक है, और जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, गरीब लोग जो गोबर होता है, ठीक है, गोबर है ना बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है, समझ गए, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है. लेकिन उसको क्या करते हैं कि गरीब लोग उसके उपले बनाकर उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं. ठीक है, इससे जो पृथ्वी की जो क्षमता है, जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है. James Spath, the president of World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at 1 acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. अब देखो जो जेम्स स्पैथ है वो प्रेसिडेंट है किसके, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के. ठीक है, और वो कहते हैं कि हम हर सेकंड है ना कम से कम हर सेकंड हम एक एकड़ जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनको हम खोते जा रहे हैं. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly. Even after 44 years of the operation of the Constitution, a recent report of our Parliament estimates
committee has highlighted their near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 land 7 million acre a year. Large areas, especially designated as forest land, are already virtual, so treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. देखो ऐसे हमारे देश में है ना, कानून तो बनते हैं लेकिन वो कभी लागू नहीं किया जाते. हमारा देश मुझे नहीं लगता कि कभी पॉलिसीज़ और रूल से चल सकता. ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है. जैसे स्विट्ज़रलैंड में अगर मान लीजिए कोई कानून लगा दिया कि भाई ये फॉलो करना, तो अगले दिन लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं. लेकिन अगर इंडिया में कोई भी कानून बनता है ना, तो उसको तोड़ा जाता है हर कीमत पर. तो इसीलिए एक और कानून बना था 48A के तहत. तो इसमें ये बताया गया था कि जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं कि उसकी रक्षा नहीं होती है, लोग उसका शोषण करते हैं. ठीक है. और लोग कई लोग ये कहते हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाना चाहिए, कास्टिज़म ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है, लेकिन इसका उल्टा ही होता है. ठीक है, इसका उल्टा ही होता है. और हमारे देश में आप देखोगे ना, करीब एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जो जंगल है वो ख़त्म हो जाते हैं. ओके क्लास, बाकी जो चैप्टर हैं हम वो कल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.